नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की हिस्ट्री बुक से चैप्टर 7। और जो हिस्ट्री की जो सेकंड बुक है उसके हिसाब से चैप्टर 3, जो कि क्या है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर एक अच्छे साम्राज्यों में गिना जाता था, जिसकी जो स्थापना है वो किसने कराई थी? दो भाइयों ने करी थी, एक तरह से ऑफिशियली स्थापना उसकी। कौन थे? हरिहर हरिहर बुक का है ना। तो इसके बारे में हम, इस राजधानी के बारे में, किस तरीके से यहाँ पे शासन किया जाता था, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि कब से लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक का इसमें टाइम पीरियड है। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये चित्र 7.1 देखो। विजयनगर के शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की दीवारों का, ये जो दीवार है ना, ये पत्थरों की दीवारें बनाई गई हैं यहाँ पे, ठीक है। विजयनगर और या फिर अथवा विजय का शहर। विजय का मतलब क्या होता है? बेसिकली जीत, है ना। तो विजयनगर अथवा विजय का शहर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया। यानी कि इसे कब लूटा गया था? 1565 में। हम जो ये टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं, कब से कब तक का? 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में। इस साम्राज्य की जो स्थापना है वो 14वीं शताब्दी में हुई, और जो इसके चरमोत्कर्ष यानी कि इनका जो लास्ट वो था, तो उत्तर में कृष्ण नदी से लेकर प्रायद्वीप पठार कौन सा होता है? हमने पहले क्लासेस में भी पढ़ा है। प्रायद्वीप जो भारत का नीचे वाला भाग, प्रायद्वीप मतलब जो तीनों तरफ से किससे, समुद्र से घिरा हुआ भाग है। 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दी तक यह पूरी तरह से विनष्ट हो गया था, पर फिर भी कृष्णा कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में यह जीवित रहा। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। ये जगह आज भी हम्पी के नाम से ही प्रसिद्ध है। कहाँ पर? कृष्ण तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र क्या बोलते हैं? दोआब बोलता है दो नदियों के बीच का जो, बीच की जो स्थान होता है, बीच का स्थान होता है, बीच की जगह होती है, उसे हम बोलते हैं दोआब। तो उन्होंने इसे हम्पी नाम दे दिया। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से प्रस्तुत हुआ। यहाँ की एक स्थानीय, यानी कि जो स्थानीय मतलब जो वहाँ के लोग जिस माता रानी की पूजा करते हैं, उनको पंपा देवी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता करी। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम्पी की खोज किस प्रकार हुई। तो हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता और पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। कब? 1800 ईस्वी में, ठीक है। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे ने, क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रादुर्भाव था बहुत ज़्यादा, ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारी विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधार था। स्मृति मतलब यादें होती हैं जो, उन पर। कालांतर में 1856 ईस्वी से छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए, यानी कि उनके बारे में पढ़ पाए। 1836 से ये अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों और तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। यानी कि इतिहासकारों ने क्या किया, जो विदेशी यात्री हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था कि यात्रियों के नजरिए जो विदेश से यात्री आते थे, तो उन यात्रियों ने जो वृत्तांत लिखे हैं उनको तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे जो साहित्य उनसे मिलान करना, यानी कि उनको कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देखो हमें बॉक्स दे रखा है, कॉलिन मैकेंजी के बारे में बताया गया है। 1754 ईस्वी में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक अभियंता कौन होता है? जो खोजकर्ता होते हैं, सर्वेक्षक और मानचित्रकारक के रूप में प्रसिद्धि हासिल करी। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया।
तो जो ये कॉलिन मैकेंजी थे, इन्हें पहला सर्वेयर जनरल कब बनाया गया था? 1815 में। और 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन और ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। ऐतिहासिक स्थल कौन से होते हैं बच्चों? जो जहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी घटना घटी हो जो याद करने लायक हो, या फिर स्मृतियां हो जहाँ की, तो उसे हम बोलते हैं ऐतिहासिक। यहाँ पर जहाँ पर कोई भी युद्ध हुआ हो, ये चीज़ हो जाती है हमारी ऐतिहासिक स्थल। तो ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना, यानी कि वहाँ पर जाकर वहाँ से जानकारी एकत्रित करना शुरू किया। वे कहते हैं ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। ठीक है। विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को विश्वास हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, जो इस समय भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, को अब भी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानूनों और रीति रिवाजों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकती थी। ठीक है। अब देखो, राय, नायक और सुल्तान कौन होते थे? ठीक है। ये एक तरह से एक उपाधि होती थी कि हमने किसी को राय की उपाधि देख दी। आप अभी भी देखते होंगे कुछ लोग अपने आगे नाम के पीछे या आगे राय लगाते हैं, नायक लगाते हैं, सुल्तान। तो ये उपाधियां होती थी। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। परंपरा और अभिलेख के साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दो भाइयों ने करी थी। किस किसने? हरिहर और बुक्का ने। और कब करी थी? 1336 ईस्वी में करी थी। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। देखो, मैकेंजी और उनके सहायक, ये चित्रकार, ये है मैकेंजी और उनके सहायक चित्रकार, उनके सहायक हैं। यह चित्रकार थॉमस हिकी द्वारा बनाए गए तैल चित्र का किसी अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया प्रतिरूप है। कि यहाँ पे कौन खड़े हैं? ये मैकेंजी और ये उनके सहायक करता है जो। ठीक है। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान, उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे, उर्वर नदी घाटियों, लाभकारी विदेशी व्यापारी से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया, जिन्हें उन्होंने आगे और विकसित किया। इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राजाओं, जैसे तमिलनाडु में क्या लिख रहा है ये? हाँ, चालो और कर्नाटक में होयसालों के राज्य का विकास देखा था। इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने विशाल मंदिरों, जैसे कि तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर, ये मंदिर आज भी ऐसे ही है, बेलूर के चनकेशव मंदिर को संरक्षण प्रदान किया था। विजयनगर के शासकों, जो अपने आप को राय कहते थे, मैंने कहा था ना ये एक उपाधि होती, तो ये अपने आप को क्या कहते थे? राय कहकर पुकारते थे। इसी तरह कुछ लोग अपने आप को नायक या फिर सुल्तान कहकर पुकारते थे। इन्होंने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया और जैसे कि हम देखेंगे उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब देखो, हमें यहाँ बॉक्स में क्या लिखा हुआ दे रखा है? कर्नाटक साम्राज्यम। जहाँ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं समकालीन लोगों ने, यानी कि उस समय के जो शासक वर्ग थे, उन्होंने इसे कर्नाटक साम्राज्यम की संज्ञा दी थी। हाथी, घोड़े और लोग। गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी, है ना। गजपति यानी कि हाथियों का, गज का मतलब क्या होता है? हाथी। गजपति का मैं पूरा मतलब क्या होगा? हाथियों का स्वामी। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों के स्वामी तथा रायों को नरपति और लोगों के स्वामी कहा गया था। अब है शासक और व्यापारी। यहाँ पर किस तरीके से ये लोग शासक करते थे, कैसे अपना व्यापार चलाते थे, इसके बारे में हम जानेंगे। चूंकि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित थी, यानी कि जो लड़े जाते थे उनमें किसकी ज्यादा भूमिका होती थी? अश्वों की, यानी घोड़ों की। इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात, यानी कि घोड़ों को खरीदना बहुत महत्वपूर्ण था। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें कुदिरई चेट्टा अथवा घोड़े के व्यापारी कहा जाता था। इसको आप हाईलाइट कर लो, ये बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यापारियों के स्थानीय समूह, जो वहाँ के स्थानीय समूह होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? कुदिरई चेट्टा या फिर घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था। कई बार इसका क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि कुदिरई चेट्टा किसे बोलते हैं? तो किसको? व्यापारियों के स्थानीय समूह को। ठीक है। इन विनिमयों में भाग लेते थे। 1498 ईस्वी से कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए, यानी कि सामने आए। ये पुर्तगाली थे जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयत्न करने लगे या प्रयास करने लगे। सामरिक केंद्र जहां पर युद्ध कला सिखाई जाती थी। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता की। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों और रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्न और आभूषणों की। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व, यानी कि जो व्यापार से राजस्व मिलता था, राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। अब है राज्य का चरमोत्कर्ष और उसका पतन। राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य और सैनिक कमांडर शामिल थे। राजनीति में सत्ता के जो दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य हो गए और सैनिक कमांडर शामिल थे। पहले राजवंश जो संगम वंश कहलाता था, उन्होंने 1485 तक नियंत्रण रखा। उन्हें सुलुओं ने उखाड़ फेंका, यानी कि दूसरे शासक वर्ग आया सुलु, और उन्होंने उसे उखाड़ फेंका जो सैनिक कमांडर थे। वे 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलुओं ने, यानी पहले संगम वंश था, फिर सुलुव वंश आया, फिर तुलुओं ने उनका स्थान लिया। और कृष्णदेव राय तुलुव वंश से ही संबंधित थे। इज इट इम्पोर्टेंट? इसको आप हाईलाइट कर लेंगे, कई बार क्वेश्चन भी आया एग्जाम में कि कृष्णदेव राय किस वंश से या किस शासन वंश से संबंध रखते थे, तो वो तुलुव वंश से संबंध रखते थे। कृष्णदेव राय इस चैप्टर के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों। सो कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण है। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे क्या बोलते हैं, रायचूर दोआब बोला है ना। देखो, तुंगभद्र और कृष्ण नदियों के बीच का क्षेत्र, मैंने आपको बताया था अभी कि दोआब क्या होता है। तो दो नदियों के जो बीच में स्थान होता है, वो जो उसके दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, उसे हम बोलते हैं दोआब। हासिल किया 1512 में। उड़ीसा के शासकों को दमन किया 1514 में, और बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया 1520 में। हालांकि राज्य, उस टाइम मुगल शासक कौन थे 1520-1514 में? उस टाइम मुगल शासक अब तक अभी आए ही नहीं थे, क्योंकि उस टाइम सुल्तान थे, है ना। जो मुगल शासक थे वो आए थे 1526 में। ठीक है। तो सामरिक रूप से तैयार रहते थे उड़ीसा राज्य हमेशा, लेकिन फिर भी अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला और फूला। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण और कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव को ही जाता है। गोपुरम क्या होते हैं बच्चों? जो मंदिर होते हैं, जैसे पंपा देवी का हो गया, चंद्रेश्वर मंदिर हो गया, इनमें क्या बड़े बड़े खंभे होते हैं, उन पर जो डिजाइनिंग होती है ऊपर की तरफ, उसे हम बोलते हैं गोपुरम। तो इनको जोड़ने का जो श्रेय वो किसको जाता है? कृष्णदेव राय को। उसने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी करी। विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय के या उसके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होता है। कृष्णदेव की मृत्यु के बाद 1529 में, अब जो ये 1529 है, यहाँ पर किसका शासन शुरू हो गया था? मुगलों का, है ना। 1526 में जो बाबर आए थे, तो यहाँ से हमारा मुगलों का शासन शुरू था। में राज्य के ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश आराविदु के हाथों में चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे। पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सल्तनतों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणत हुई। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता था, के युद्ध में उभरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त, ये सारे कहाँ पर है? ये प्रायद्वीप पठार के ही हमारे क्षेत्र हैं। संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली।
विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराविदु राजवंश ने पेनुकोडा से और बाद में चंद्रगिरी यानी कि तिरुपति, जहां पर तिरुपति बालाजी का मंदिर भी है, तिरुपति के समीप से शासन किया। यहाँ देखो राजा और व्यापारी में बॉक्स में दे रखा है एक स्रोत टू। बच्चों जो ये स्रोत है ना, इनसे भी ये हमें स्रोत दे देते हैं और इनसे क्वेश्चंस आते हैं। पूरा का पूरा हमें पैराग्राफ दे देगा और इनसे फिर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। हरिहर बुक का प्रसिद्ध क्यों थे? क्योंकि उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी 1336 ईस्वी में। और विजयनगर के जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो थे कृष्णदेव राय, जिनका शासनकाल था 1509 से और 1529 तक। उन्होंने शासन कला के विषय में अमुक्त मलयद नामक तेलुगु भाषा में एक कृति लिखी। व्यापारियों के विषयों में उन्होंने क्या लिखा था कि जो एक राजा हैं उनको अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए। बंदरगाह क्या होते हैं बच्चों? जो बाहर दूसरे देशों से हम कोई भी सामान लाते हैं ना, एक तरह से जो पोर्ट होते हैं, तो एक जगह से सामान को ले जाना, दूसरी जगह लेके आना, और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए। वाणिज्य मतलब व्यापार। तो इस तरीके से क्या होता था? व्यापार करने में उन्नति होती थी कि घोड़ों, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती और अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सकता था। खुले तौर पर मतलब किसी का कोई रोल नहीं होता, तो उसमें किसी शासक और किसी शासक को जैसे टैक्स देना पड़ता था, तो वो चीज नहीं थी। किसके राज में? कृष्णदेव राय के शासन में। उसे प्रबंध करना चाहिए कि उन विदेशी नाविकों जिन्हें तूफानों, बीमारी या थकान के कारण उनके देश में उतरना पड़ता है की भलीभांति देखभाल की जा सके। और ये इतने दयालुता वाले राजा थे कि इन्होंने, जैसे कोई बाहर का विदेशी नाविक आता था कोई भी सामान लेके, तो ये उनके रुकने के लिए पूरी व्यवस्था करके रखते थे। कोई तूफान हो गया, कोई बीमार है, उनकी मतलब देखभाल करना एक तरह से अच्छे से। सुदूर देशों के व्यापारियों जो हाथियों और अच्छे घोड़ों का आयात करते हैं को रोज बैठक में बुलाकर तोहफे देकर तथा उचित मुनाफे की स्वीकृति देकर अपने साथ संबंध करना चाहिए। यानी कि जो बाहर के जो लोग आते थे व्यापार करने के लिए, तो इनसे ये इनके जो संबंध थे वो काफ़ी अच्छे बना कर रखते थे, उन्हें तोहफे देते थे, आते थे तो उनकी देखभाल करना। या फिर उस टाइम पे क्या चल रहा था? घोड़ों का व्यापार ज़्यादा होता था, मतलब किसी को तोहफे के तौर पे भी देते थे, तो क्या घोड़े उन्हें गिफ्ट में दे देते थे। ऐसा करने पर ये वस्तुएं कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुंचेंगी। इसलिए इनका ये मानना था कि जितना आप अपने जो बाहर से नाविक आ रहे हैं उनसे जितना अच्छे आप संबंध बना के रखोगे, उतना ही हमारे देश के लिए भी, हमारे जो साम्राज्य है उसके लिए अच्छा रहेगा और दुश्मनी होगी। हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थीं। उस टाइम सल्तनत चल रही थी 1526 तक। 1526 में फिर मुगलों का आगाज हुआ था और फिर बाबर आए थे। तो जब बाबर आए तो तब से मुगलों का शासन शुरू हो गया, तो उससे पहले सुल्तानों का चल रहा था। फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध में धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा या अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। उदाहरण के लिए जैसे कृष्णदेव राय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया कि भाई सत्ता के लिए, जैसे मान लो किसी और की सत्ता है, उसमें जो दावेदार होते थे उनका समर्थन किया कि भाई हाँ तुम अपने देश के लिए, अपने साम्राज्य के लिए कोई भी काम कर रहे हो। और यवन साम्राज्य की स्थापना करने वाले विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया। इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। यानी कि उसमें उन्होंने अपनी दखलंदाजी करी एक तरह से। वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनतें दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने की इच्छुक थी। अच्छा, यवन क्या होता है? यवन संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका प्रयोग यूनानी और उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वाले अन्य लोगों के द्वारा किया जाता था। यह राम राय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उन्होंने उसे निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। अब आते हैं राय और नायक। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, जो जैसे सेना का एक लीडर बना देते हैं पूरी सेना के ऊपर कि भाई ये इनको
इनको बताएंगे कि किस तरीके से क्या क्या काम करना है। एक तरह से होस्ट, जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे और जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। इन प्रमुखों को नायक कहते थे और ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया था, पर ये अक्सर विद्रोह कर देते थे और इन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही वश में किया जाता था। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे, यानी कि राय की जो उपाधि होती थी वो सबसे ऊपर, जैसे कृष्णदेव राय है ना, शासक थे, वो पूरे साम्राज्य में शासन करते थे। उसके बाद आते थे सैनिक कमांडर, इन्हें क्या कहा जाता था, अमर नायक। वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व और अन्य कर वसूल करते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग और घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रख रखाव या उनके रहन सहन के लिए अपने पास रख लेते थे। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों, सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए खर्च किया जाता था। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और राजा मतलब राजा को ही किसकी उपाधि दी जाती थी, राय की। और अपनी स्वामिक भक्ति प्रकट करने के लिए राज के दरबार में उपहारों के साथ खुद भी उपस्थित हुआ करते थे। कभी कभी उन्हें एक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था, पर 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इस कारण केंद्रीय राज के ढांचे का विघटन तेजी से होने लगा। अमर शब्द का जो आविर्भाव है या फिर प्रादुर्भाव है, मान्यता अनुसार संस्कृत भाषा समर से हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, लड़ाई या युद्ध। यह फारसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है, जिसका अर्थ है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। तो बच्चों, आज हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा, नायक, अमर नायक के बारे में, राय के बारे में पढ़ा। अब कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विजयनगर की राजधानी और उसके परिप्रदेश के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।